हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर सेकंड ऑफ साइंस क्लास सेवेंथ। तो क्या कह रहा है चैप्टर? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कह रहा है। न्यूट्रिशन माने पोषण, और एनिमल्स के अंदर, जानवरों के अंदर पोषण की बात हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली लाइन से, यू हैव लर्न इन चैप्टर वन दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। ऐसा क्या चीज़ है बच्चों कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं? उनके पास पत्तियां हैं और पत्तियों में मौजूद है, या जो भी ग्रीन पार्ट है उसमें मौजूद है क्या? क्लोरोफिल। तो बेटा अगर हमारे पास भी क्लोरोफिल होता तो हम भी अपना अपना खाना बना घूम रहे होते, ना कुछ झंझट होती ना कुछ, है ना। सबका अपना अपना खाना बनाने का मशीन चल रहा होता बॉडी के अंदर। लेकिन एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इनके पास, बेचारों के पास क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल होता, मस्त सूरज देवता से हम लोग एनर्जी एब्जॉर्व करते सनलाइट की। और CO2 तो है ही एटमॉस्फेयर में, CO2 भी इनहेल करते हैं हम, CO2 भी मिल जाता, वाटर भी मिल जाता, मिनरल्स भी मिल जाते। एक क्रूशियल चीज़ रहेगी सिर्फ और सिर्फ, दैट इज़ क्लोरोफिल, जिसकी वजह से जानवर जो हैं वो खाना बना पा रहे हैं। अरे सॉरी बच्चों, जानवर जो हैं वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, और जो प्लांट्स हैं वो खाना बना पा रहे हैं। समझ गए? समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल्स हैं वो अपना कहाँ से भोजन प्राप्त कर रहे हैं? पौधों से। हम पौधों के उत्पाद और पौधे पौधे ही खाते हैं। किसी की जड़ खाते हैं, किसी की पत्तियां खाते हैं, किसी के फल खाते हैं, किसी का सीड खाते हैं, है ही नहीं। और दूसरी कंडीशन में, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स, या तो डायरेक्टली हम प्लांट और उनके प्रोडक्ट को खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो हम डायरेक्टली प्लांट और उनके प्रोडक्ट को खा रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली बच्चों क्या खा रहे हैं? एनिमल्स को जो कि प्लांट्स खा रहे हैं। अब जैसे शेर है, वो कैसे प्लांट पे डिपेंडेंट है? इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। उसको हिरन को खाना है, और हिरन क्या खा रहा है? घास फूस खा रहा है, पौधे खा रहा है कि नहीं? समझ गए कैसे ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात कर रहे हैं? डायरेक्टली या तो प्लांट के प्रोडक्ट खा रहे हैं, और इनडायरेक्टली उन जानवरों को खा रहे हैं जो कि प्लांट पर ही निर्भर है, जिनका जीवन। समझ गए? आगे, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर। जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। और जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं उनको क्या कहते हैं? हर्बी वोर्स। और जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कार्नी वोर्स। समझ गए? आगे, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग। ये क्लास 6 में पढ़ा था हमने। और किस में पढ़ रहे हैं बच्चों? पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, पौधे क्यों खाते हैं, खाना क्यों बनाते हैं, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, जो डैमेज हो जाता है कोई पार्ट वहाँ से। देखो जैसे प्लांट्स में क्या होता है, कोई टहनी टूटी तो वहाँ से एक नई टहनी निकलनी शुरू हो जाती है। वैसे ही हमारे हाथ पैर टूटते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? डॉक्टर तो जोड़ नहीं देता है, डॉक्टर तो बोन को उसकी पोजीशन पर सेट करके प्लास्टर कर देता है। प्लास्टर होने के बाद जो इंटरनल बोन का काम चल रहा है सही होने का, वो कहाँ से हो रहा है बच्चों? न्यूट्रिशन से हो रहा है। क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। तभी तो बोन जुड़ पाएगी। तो वो कहाँ से आ रहा है? न्यूट्रिशन से आ रहा है। अगला है,
फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से। आप पढ़ रहे हैं, कहाँ से आ रही है आप में पढ़ने की एनर्जी? न्यूट्रिशन से, है ना। अगला है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड। एनिमल का जो न्यूट्रिशन है वो किन किन चीज़ों को मिला करके बन रहा है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक, कैसे खा रहे हैं और किस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी, और वो बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, बॉडी उसे कैसे इस्तेमाल कर रही है प्रत्येक न्यूट्रिएंट को। ठीक है। अब इसमें है यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम। तो फूड में सबसे पहले कंपोनेंट में बच्चों क्या आ जाता है? याद करो, एक एक बच्चा ध्यान लगाएगा, बताइए। कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। अगला प्रोटीन्स। उससे अगला बताइए। विटामिन्स, मिनरल्स। एक मेजर कंपोनेंट है फैट मिलता है ना। और सिक्स्थ पे क्या है बच्चों? ट्रफेज या फिर फाइबर। फाइबर का काम कोई भी न्यूट्रिशन देना नहीं होता है बच्चों। फाइबर जो है वो आपको फुलफिल्ड महसूस करवाता है। जो भूख के बाद तृप्ति महसूस होती है वो कौन करवा रहा है? फाइबर या फिर रफेज। समझ गए? बड़े आगे तबड़क तबड़क। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। बच्चों ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब इनमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं या एक से ज़्यादा एटम्स अटैच्ड हैं। उसके बाद दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। तो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको हम एज इट इज़ बॉडी में यूज नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उनको क्या कर रहे हैं? सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। जैसे ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की चेन बन गई बच्चों। एक है कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल एक मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया, ब्रेक डाउन कर दिया इसका बॉडी में। डाइजेशन में यही होता है बच्चों, ब्रेक डाउन ही हो रहा है फूड का। माउथ से लेकर बकल कैविटी से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डाइजेशन चल रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है बच्चों? सिंपलर सब्सटेंस में यूज हो गए, मतलब कन्वर्ट हो गए। अब ये यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद, यहाँ पर कन्वर्ट होने के बाद ये गए कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ये गए कहाँ पे? टारगेटेड सेल। टारगेटेड सेल पे, जिस सेल को ज़रूरत है वहाँ पे पहुँच गया सिंपल फॉर्म में। सिंपलर सब्सटेंस जो है वो पहुँच गया और सेल ने उसको यूज कर लिया। चैप्टर 6 इसीलिए आपको पहले पढ़ाया ताकि आप रिलेट कर पाएँ। समझ रहे हैं? फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ें। 2.1 हेडिंग क्या कह रही है? डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके भोजन को लेने के। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। बच्चों कोई भी जानवर उठा लो और उसका दूसरे सिमिलर स्पीसीज को छोड़ करके जो फार रिलेटेड स्पीसीज हैं उनसे कंपेयर करो तो उनके खाने को ग्रहण करने का तरीका बदल जाएगा।
जैसे हम कैसे हाथ से दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, ठीक है, और दांतों से उसे चबाते हैं। लेकिन क्या एक चिड़िया जो है वो भी एनिमल में आ रही है? क्या एक चिड़िया हाथ से खा रही है उठा के? नहीं, वो अपनी बीक से खा रही है ना। तो जब, और दूसरा, हाथी कैसे खा रहा है? वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है चीज़ों को होल्ड करने में, और फिर उसके बाद इनगल्फ करता है माउथ में। समझ गए? बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। ये नेक्टर क्या चीज़ है? जो हमको शहद मिलता है ना बच्चों, उसी का बस डाइल्यूटेड फॉर्म समझ लीजिए। शहद कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है नेक्टर का। तो इसी नेक्टर को बीज और हमिंग बर्ड्स सक करते हैं। कहाँ से? प्लांट्स से। अगला क्या है? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। वो मूवीज में नहीं पहले कहते थे, माँ का दूध पिया है तो आजा सामने। तो वैसे ही हम सब बच्चे अपनी अपनी माँ का दूध पीते हैं, और एनिमल्स भी कुछ हैं जो अपनी माँ का दूध पी करके अपने शरीर को विकसित करते हैं, अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो मदर्स मिल्क का फीड छोड़ करके हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर फोकस करते हैं, जैसे कि दाल रोटी सब्जी। और अगर अगर अलग जानवर है, जैसे गाय भैंस हो गई, उनको क्या चाहिए? भूसा चाहिए। लेकिन बच्चा तो है, वो तो माँ के दूध पे ही निर्भर कर रहा है बच्चों। माँ का दूध ही पी करके बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। जब बच्चा हो जा रहा है 6-7 महीने का, तब जा कर के वो रफेज पे आ रहा है, घास फूस खा रहा है। समझ गए? स्नेक्स लाइक द पाइथन सॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। जैसे पाइथन है, स्नेक है, ये पूरे पूरे एनिमल को ही सॉलो कर जाता है बच्चों। चाहे जितना बड़ा एनिमल हो, ये बकरियों तक को सॉलो इन कर जाता है डायरेक्ट। और उसके बाद जब वो उसके पेट में पहुंचने लग जाती हैं, सॉलोड जो प्रे है, वो क्या करता है? उसको डाइजेस्टिव जूस के मदद से डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। और जब डाइजेशन शुरू हो गया तो वहाँ से क्या मिलेगा? सिंपलर सबस्टांसेस। वहाँ से क्या मिलेगा? सिंपलर सबस्टांसेस। और सिंपलर सबस्टांसेस कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बच्चों? ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से टारगेटेड सेल पे। और वहाँ जाकर के क्या करेंगे? रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी। एनर्जी ही तो सब खेल है, एनर्जी मिलेगी। समझ गए? सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई और फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बच्चों? टाइनी, जैसे वेल है। वेल क्या कर रही है? वेल का मुंह देखा कभी? ऐसे होता है, ये साइड वाला पोर्शन है, ऐसे कॉम्ब जैसे होते हैं उसमें। तो ये क्या कर रही है? फिल्टर करती है और इनगल्फ कर जाती है। यहाँ से पानी निकला बाहर, पूरा का पूरा एक बार में मुंह खोला, और पानी के साथ जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटी मछलियाँ, है ना, क्रैब्स, प्रॉन्स, ये सब गए इसके मुंह में। और वहाँ से ये, इसको बोलते हैं बैलीन। एक बार मैं चेक कर लूँगा, आप लोग भी देखिएगा। वेल की जो ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है। वहाँ से पानी तो बाहर आ गया, लेकिन छोटी छोटी मछलियाँ, क्रैब्स, प्रॉन, ये क्या रह गए? ये कहाँ रह गए? मुंह में रह गए उसके। और वहाँ से वो इनगल्फ कर गई। समझ गए? समझ गए? आगे बढ़ें। एक्टिविटी 2.1। ये एक्टिविटी क्या करवा रही है हमसे? What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. तो बच्चों, ये जो टेबल है ये आप लोग खुद से फिल करेंगे। मैं बस आपको ना नीचे जो टर्म्स दिए हैं इनका मतलब समझाता रहूँगा। तो स्क्रैपिंग क्या है? जनरली जो ज़मीन पर पड़े हुए चीज़ों को कुदेर कुदेर के खाता है, जैसे नहीं, स्क्रैप कर करके खाना।
वो तो हो गया स्क्रैपिंग। च्यूइंग मतलब जहाँ पर दांत प्रेजेंट होंगे वो च्यू करेगा। साइफनिंग, साइफनिंग में क्या होता है बच्चों, साइफन जैसी एक ट्यूब होती है, ठीक है, इसीलिए उसको साइफनिंग, ऐसे ट्यूब होती है, ये हॉलो होती है और ये क्या कर रही है, जैसे नेक्टर हो गया उसको ये अंदर ले रही है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है बच्चों। अगला है कैप्चरिंग एंड सोलोइंग, पकड़ना और सोलो कर जाना, चबाना नहीं होता उसमें। अगला है स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग में क्या हो रहा है बच्चों, जो मटेरियल है उसको पहले सलाइवा से लिक्विड स्टेट में लाया जा रहा है। मान लीजिए ये क्या है, शुगर है, शुगर, चीनी छोड़ दो, मक्खियाँ शुगर का पूरा टुकड़ा तो एक बार में नहीं दाना ले जा सकती हैं, एक बार में दाना तो नहीं निकल सकती ना, तो वो क्या करती हैं, सलाइवा पहले डालती हैं उस पर, फिर उसको रब कर देती हैं वहाँ पे, और जो शुगर है क्रिस्टल फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, और लिक्विड फॉर्म में जाने के बाद उसको वो टेक इन करते हैं, उसको वो खा जाते हैं। अगला है सकिंग। सकिंग में क्या होता है बच्चों कि एक पियर्सिंग निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है माउथ में उनके, जो भी जानवर सकिंग करते हैं, ठीक है। जैसे चलो इसी से बता देता हूँ मैं, कुछ कुछ हिंट दे देता हूँ आपको। जैसे हमिंग बर्ड है, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, तो ये क्या करती है, फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है। तो पहले तो ये पियर्स कर दिए, जैसे ये देखिए ये फ्लावर है, इसमें पियर्स कर दिया, और उसके बाद यहीं से न्यूट्रिशन को निकाल लिया, उसके नेक्टर को निकाल लिया, समझ गए। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग ये फिल करेंगे, मैं आंसर इसका अगले शॉर्ट्स में दूंगा, ठीक है। और कोई भी अगर गलती से हमको मॉस्कीटो में काइंड ऑफ फूड, गलती से भी अगर किसी ने ब्लड लिख दिया ना, तो फिर बताएंगे हम आपको, भैया मस्कीटो का फूड जो है, दो तीन टीचरों ने भी बता रखा है, ब्लड, ब्लड नहीं है मस्कीटो का फूड। मस्कीटो ब्लड लेता है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन अपना बॉडी में ले जाने के लिए, एक तरह से दवाई होती है उसके लिए, ठीक है। वैसे मॉस्कीटो का क्या होता है, फ्रूट पल्प, प्लांट सैप, इन सब पे फीड कर रहे हैं मॉस्कीटो, ठीक है। और फीमेल मॉस्कीटो जो होती हैं, जिनको अपने एग ले करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वो ब्लड सक करती हैं, तो उसका प्राइमरी न्यूट्रिशन ब्लड नहीं है बच्चों, क्या है, प्लांट सैप, है ना, फूड सैप, इन सब को वो खाते हैं। समझ गए, समझ गए, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम। Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. जो स्टारफिश है इसका माउथ यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे। तो जो स्टारफिश है वो क्या कर, किस पे फीड करती है, ऐसे एनिमल जिनकी बाहर की परत जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स पे जिनकी बाहरी परत कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। सो तो पहले ये क्या कर रही है, पहले तो शेल को खोल दे रही है, तो जो अंदर एनिमल है वो कैसा है, सॉफ्ट है। फिर क्या कर रही है, शेल खोल दी, बाहर आ गया सॉफ्ट एनिमल। अब स्टारफिश ने क्या किया, खाने को इनगल्फ करने के लिए अपना स्टमक का एक पोर्शन बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद क्या कर रहे हैं, ये रहा यहाँ पे सॉफ्ट प्रे, प्रेडेटर और प्रे वाली कहानी है ना, वैसे ही जिस पे खाना खाया जा रहा है वो क्या है, जिसको खाया जा रहा है वो क्या है, प्रे है। तो यहाँ से स्टमक बाहर आया, सॉफ्ट प्रे को इनगल्फ किया, और वापस अंदर, soft animal inside the shell, the stomach then goes back into the body
एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। बॉडी में जाने के बाद स्लोली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। अब कोई पूछेगा कि स्टारफिश कैसे फीड करती है तो बता पाओगे? कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे पहला, किस पे फीड करती है? तो दोज एनिमल्स विच हैव हार्ड शेल अराउंड देम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ गए? दूसरा कैसे कर रही है? ब्रेक द शेल। उसके बाद क्या कर रही है बताइए? माउथ को बाहर निकाल रही है बॉडी से। समझ गए? उसके बाद क्या कर रही है? इनगल्फ कर रही है। सॉरी, माउथ नहीं, माउथ नहीं, यहाँ पे स्टमक होगा। और जो स्टमक की ओपनिंग है वो क्या कर रही है? इनगल्फ कर रही है। ठीक है? स्टमक ओपनिंग क्या कर रही है? इनगल्फ कर रही है। समझ गए? और उसके बाद स्टमक gets back into the body and क्या हो रहा है उसके बाद? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस। आ गया ये फैक्ट सबको समझ में? आगे बढ़े। हमारा मेन पोर्शन जो है, डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। सबसे पहले कहाँ जा रहा है भोजन? मुख में। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। मुख में ले जाने के बाद क्या कर रहे हैं हम? उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में। उसको भी एक अलग नाम दिया गया है, आगे मैं बताऊंगा। चलो अभी बता देता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं उसको। ठीक है? आगे डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो एनर्जी उससे मिल रही है, जो न्यूट्रिशन उससे मिल रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। सुबह सुबह हम जब हल्के होने जाते हैं तो क्या बाहर निकल रहा है? अनयूज्ड पार्ट। जो पार्ट यूज नहीं हुआ है, जो पार्ट यूटिलाइज नहीं हुआ है डाइजेशन के बाद, वो बॉडी से बाहर आ जा रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? कभी आपको क्या ऐसे आश्चर्य हुआ है कि कई बार कि फूड का हो क्या रहा है हमारी बॉडी में अंदर जाने के बाद? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल, फिगर 2.2। इसमें ये कैनाल दी गई है। देखिए, यहाँ से मुख में गया भोजन और यहाँ से ये कैनाल शुरू हो गई। ये आई, ये आगे वाली ये तो विंड पाइप है, ये रही फूड पाइप। इसमें गया भोजन, फूड पाइप से गया स्टमक में, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये कॉइल्ड वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहाँ से गया लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ सब में डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन, एब्जॉर्ब हो गया फूड सारा। उसके बाद एनएस के थ्रू बाहर आ गया पॉटी के फॉर्म में। समझ गए? विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी। तो जो हमारा मुंह का अंदर का भाग है, दांत और जीभ और जो स्पेस है अंदर, उसको क्या कहते हैं? उस कैविटी को बकल कैविटी कहते हैं। एंड एंड्स एट द एनस। और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है वो?
एनस पे, एनल ओपनिंग पे ख़त्म हो रहा है और शुरू कहाँ पे हो रहा है, बक्कल कैविटी, ये रही बक्कल कैविटी, समझ गए। यहाँ से शुरू होकर के कहाँ ख़त्म हो रहा है, एनल ओपनिंग पे, समझ गए। द कैनाल कैन बी divided into various components. The first is buccal cavity, food pipe और esophagus. food pipe का दूसरा नाम क्या है, esophagus, stomach, उसके बाद small intestine, उसके बाद large intestine and ending into the rectum. ये जो पोर्शन है एनल ओपनिंग से जस्ट ऊपर वाला पोर्शन है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रेक्टम, जहाँ पर फूड स्टोर होके रख रहा है। जब तक अनयूज जो फूड है वो जब तक बाहर नहीं आ रहा पूप के फॉर्म में, तब तक यहीं पर रेक्टम में ही क्या हो रहा है, स्टोर्ड रह रहा है, ठीक है। एंड सिक्स्थ द एनस, लास्ट पॉइंट एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, बताया था आपको मैंने, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, समझ गए बच्चों। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एंड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट्स। ग्रेजुअली डाइजेशन हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे भोजन आगे बढ़ रहा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वैसे वैसे डाइजेशन ग्रेजुअली हो रहा है। बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद फूड ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं हो रहा है, स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रकार का डाइजेशन नहीं हो रहा है, समझ गए। वहाँ पर सिर्फ वाटर और कुछ कुछ चीज़ें जो रह गई हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फूड का अनयूज्ड पार्ट रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और सुबह सुबह या जब भी भाई प्रेशर आ जाए, सुबह का तो इंतज़ार नहीं करोगे, तब एनस से बाहर, समझ गए। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू दी वेरियस कंपार्टमेंट। The inner walls of stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands. salivary glands कहाँ होंगे बच्चों, बक्कल कैविटी में होंगे। क्यों, बक्कल कैविटी के पास ही तो सलाइवा मुंह में ही तो होता है, तो बक्कल कैविटी के पास हमें चाहिए सलाइवरी ग्लैंड्स। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा उसमें कुछ ताम झाम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और समझ में आ जाएंगी चीज़ें। कोई पूछेगा सलाइवरी ग्लैंड का पोजीशन क्या है, क्या बताओगे, हार्ट के पास है। अरे भैया, जहाँ पे सलाइवा का ज़रूरत होगा वही ना सलाइवरी ग्लैंड होगा, हाँ। तब अगला है लीवर एंड दी पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज एक साथ होते हैं। ये रहा बच्चों आपका लीवर, आपका नहीं, इस डायग्राम में ये रहा लीवर, ये गॉल ब्लैडर है, बाइल जूस बनाता कौन है, लीवर बनाता। ये सब आगे की बातें हैं, अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, समझने वाली बातें मैं आपको समझा दूंगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए, सुनिए। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके क्लास से आगे की बात है, जो समझ में आ रहा है वो आपके स्तर की बात है। ये बाइल जूस बना रहा है कौन, लीवर, और उसको स्टोर कौन कर रहा है, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये जो पोर्शन है बच्चों, ये क्या है, पैनक्रियाज कहते हैं इसको। स्टमक के जस्ट नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे, लेफ्ट साइड पे स्टमक है, राइट साइड पे क्या है, लीवर है। सब लोग अपना हाथ रखिए स्टमक पे, लेफ्ट हाथ के पास क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड के पास क्या है, स्टमक, राइट हैंड के पास लीवर, और स्टमक से जस्ट नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से जस्ट ऊपर क्या है बच्चों, पैनक्रियाज है। ग्लैंड्स की बात समझ में आ गई, कहाँ पे क्या है, सीक्रेट। ये ग्लैंड्स का काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं, जिससे कि डाइजेशन क्या है, हमने बताया था आपको, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में चेंज करना है, सिंपलर वन में।
किसमें चेंज करना है? सिंपलर वन में, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से ही होता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ऑफ फूड इनटू द सिंपलर वंस। वही बात कह रहा है अभी जो मैंने बताया आपको, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस को सिंपलर सबस्टेंस में डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करते हैं। और सिंपलर में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, रिकॉल करो। इसलिए कन्वर्ट हो रहा है क्योंकि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती है। समझ गए? आगे बढ़ें। ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम है ना बच्चों? ये देखिए, बक्कल कैविटी से शुरू हुआ, बक्कल कैविटी से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा? एक मिनट, बक्कल कैविटी से शुरू हुआ, आगे आगे ये रही आपकी एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। समझ गए? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज अ लॉन्ग कैनाल स्टार्टिंग फ्रॉम बक्कल कैविटी एंड एंडिंग एट एनस। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई? द कैनाल दैट एंड्स एट एनस एंड बिगिंस एट बक्कल कैविटी इज नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही हम अगर सलाइवरी ग्लैंड और गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज और जो भी इससे रिलेटेड छोटे मोटे ग्लैंड्स हैं उनको अगर इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ गए? तो अब अगर कोई पूछे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन करो, डेफिनेशन दो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो क्या होगा बच्चों? द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट along with salivary glands, liver and the pancreas is known as digestive system। समझ गए? आगे बढ़ें। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract। अब समझते हैं कि फूड को क्या क्या होता है फूड के साथ अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक्ट में। ठीक है। फूड मुंह से शुरू हुआ अंदर, फूड में मुंह के साथ क्या, मुंह में क्या हो रहा है फूड के साथ, उसके बाद ईसोफेगस में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, ईसोफेगस यानी फूड पाइप, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, रेक्टम में क्या हो रहा है, एनस पे क्या हो रहा है। समझ गए? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। द माउथ एंड द वक्कल कैविटी, मुंह और उसके अंदर की कैविटी, जिसमें क्या क्या है? टीथ हैं और टंग है। समझ गए? तो चलिए पढ़ते हैं आगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। कहाँ से शुरुआत हो रही है फूड का बॉडी में जाने का? कहाँ से? माउथ से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये चीज़ याद रखनी है, डेफिनेशन है हमारे लिए ये। अगर कहीं क्वेश्चन आता डिफाइन इंजेशन तो क्या कहेंगे आप? द इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। समझ गए? वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम खाने को चबाते हैं और उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं। किसकी मदद से? टीथ की मदद से। क्यों कर रहे हैं ब्रेक डाउन? सीधा सीधा क्यों नहीं निगल जा रहे हैं? दिक्कत होगी, एकोमोडेट कर पाए फूड पाइप, इसलिए हमको उसे ब्रेक डाउन करना पड़ता है।
और खाने का तो प्रोसेस ही यही है बच्चों। अल्टीमेटली हम खाना किस लिए ले रहे हैं? ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिले हमें, और न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, सिंपलर में मिलेंगे। और सिंपलर फॉर्म में पहुंचाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ब्रेक डाउन कहाँ से स्टार्ट हो गया? मुख से। टीथ मैकेनिकली फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट। इस वाले फिगर में 2.3 में देखिए, जैसे ये टूथ है, ठीक है। आप लोग के जब मिल्क टीथ गिरे होंगे, निकल गए होंगे, तब आपने देखा होगा कि जितना बाहर दिख रहा है टूथ हमको, उससे ज़्यादा अंदर डीप रूटेड है ना। और जहाँ पे वो रूटेड है उसको क्या कहते हैं? सॉकेट। और कहाँ पे सॉकेट? गम्स में। समझ गए? गम्स माने मसूड़े। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। Our teeth vary in appearance and perform different functions. Accordingly, they are given different names. जो हमारे दांत हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई टीयरिंग कर रहा है, कोई बाइटिंग कर रहा है, कोई च्यूइंग कर रहा है, कोई ग्राइंडिंग कर रहा है ना। समझ गए? और इसी वजह से अलग अलग काम है, तो अपीयरेंस भी अलग अलग होगा। देखते हैं क्या है काम। ये देखिए फिगर 2.3 में सामने की ये चार तो रहे बच्चों आपके इंसीजर, ये वाले दो हो गए आपके कैनायन, ये दो प्लस ये दो प्री मोलर्स, और ये तीन प्लस ये तीन मोलर्स। अब कैसे हम इसको याद रखें कि क्या है प्री मोलर क्या है? तो इसके लिए एक डेंटल फॉर्मूला है। लोअर जॉ को हाफ में डिवाइड कर दो, ठीक है। हाफ में डिवाइड करने के बाद अब देखिए क्या यहाँ पर दो इंसीजर बचे हैं, एक कैनाइन बचा है, दो प्रीमोलर बचे हैं और तीन मोलर्स बचे हैं। तो ऐसे लिख लीजिए ये फॉर्मूला, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। ये मैथमेटिक्स वाला अपॉन नहीं है। दो क्या है? इंसीजर। एक क्या है? कैनाइन। दो क्या है? प्री मोलर्स। और तीन क्या हैं? मोलर्स। समझ गए? अब एक पूरे कंप्लीट जॉ में 2 + 2 4 इंसीजर, 1 + 1 2 कैनाइन, 2 + 2 4 प्री मोलर, 3 + 3 6 मोलर्स। अब अगर इसको पूरे माउथ में देखना, पूरे बकल कैविटी में कितने टीथ होंगे, तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि जितने नीचे टीथ हैं उतने ही ऊपर हैं। समझ गए बच्चों? समझ गए? आगे बढ़ें। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। इसी हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। आगे पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। समझो। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? कुछ साल पहले ही आप लोग के दूध के दांत गिरे होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। 6 से 8 साल की एज के बीच में मिल्क टीथ जो होते हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। These are termed as milk teeth. The second set that replaces them are permanent teeth, क्योंकि ये फॉल ऑफ नहीं करते हैं नेचुरली, आइदर कोई डिजीज हो जाए और एज की वजह से, ठीक है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी जिंदगी ये रह सकते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। समझ गए? अब देखते हैं बूझो भैया क्या कह रहे हैं। बूझो भैया कह रहे हैं, बूझो इज फैसिनेटेड बाई हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। फिगर 2.2 ये रहा। इसमें जो ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ही वॉन्ट्स टू नो
इट्स लेंथ, वह उसकी लेंथ के बारे में जानना चाहता है। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेस, आप लोग अनुमान लगाना चाहेंगे कि कितनी लंबाई हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. जब ये बात की जा रही है कि इमेजिन करिए आप लोग कि इतना लंबा स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी के अंदर कैसे एकोमोडेट रह रहा है, तो मतलब है कि आपके जो अगर कुछ बच्चों को तो पता होगा पहले से कि कितनी लेंथ है, जिनको नहीं पता है वो तो अनुमान लगाएंगे, और अनुमान गलत हो गया तो आप चौंक जाएंगे कि इतनी लंबाई कैसे हो सकती है इंटेस्टाइन की। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। अपने टीथ को काउंट करिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल or a bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting, and which one for piercing and tearing? हम बाइटिंग एंड कटिंग की बात कर चुके थे। कौन से टूथ करते हैं बाइटिंग एंड कटिंग? इंसीजर्स। पियर्सिंग और टीयरिंग कौन करता है? कैनाइंस। जो नुकीले वाले होते हैं वो क्या होते हैं? कैनाइंस। और आगे जो फ्लैटेंड शेप में होते हैं, पतले शेप में होते हैं, वो क्या करते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। वो भी पता लगाई कि ग्राइंडिंग के लिए और चबाने के लिए किसका यूज करते हैं? हम प्री मोलर्स और मोलर्स का यूज करते हैं। किसके लिए? च्यूइंग और ग्राइंडिंग के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ये टेबल आप भरेंगे कि कटिंग टीथ हम बता चुके हैं आपको पहले ही। कटिंग एंड बाइटिंग क्या होता है? इंसिजर होता है। पियर्सिंग कैनाइन। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग कौन कर रहा है? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। समझ गए? आगे बढ़े। आर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स, ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। विच सिक्रीट सलाइवा। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। हमारे जो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सिक्रीट करता है, थूक सिक्रीट करता है। तो इस थूक का जो फंक्शन है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम एज A and B. In test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing. मतलब दो टेस्ट ट्यूब लिए और पहले में क्या किया हमने? नॉर्मली बॉइल्ड राइस को रख दिया। दूसरे में क्या किया? बॉइल्ड राइस को पहले चबाया, उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स हुआ, उसके बाद टेस्ट ट्यूब बी में उसे रख दिया। आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 minutes, 3 से 5 मिनट तक च्यू करना है हमको। एड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 ml क्या करेंगे? ऐड पानी। गिवन इन फिगर 2.4। समझ गए? नाउ pour 2 to 3 drops of iodine solution. आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है? आयोडीन सॉल्यूशन हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। स्टार्च की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अगर स्टार्च की प्रेजेंस होगी तो आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा बच्चों? उसको ब्लूइश ब्लैक टिंच कलर प्रोवाइड करेगा। समझ गए? इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, हर एक टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और ऑब्जर्व करना है। वाई इज देयर अ कलर चेंज इन दी टेस्ट ट्यूब्स? इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज क्यों हुआ उसके बारे में बात कर चुके हैं। क्यों? स्टार्च के ऊपर जब भी सलाइवा एक्ट करेगा तो क्या होगा बच्चों? स्टार्च को वो शुगर में ब्रेक डाउन कर देगा, और आयोडीन जो है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके
कलर बना रहा है। ठीक है, समझिए फिर से। इसमें हमने कैसे इस टेस्ट ट्यूब में कैसा चावल डाले, डायरेक्टली बॉइल्ड, और चावलों में क्या होता है, स्टार्च होता है। यानी कि अगर हम इसमें आयोडीन डालेंगे तो ब्लूइश ब्लैक कलर आएगा, आएगा। इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, चावल को 3 से 5 मिनट तक च्यू किया, उसके बाद उनको डाला और उसमें सलाइवा मिक्स हो गया। सलाइवा ने क्या किया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, स्टार्च इनटू सिंपलर शुगर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्टार्च तो रह नहीं गया, ब्रेक डाउन हो गया, वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ बच्चों, अगर हम आयोडीन इसमें डालेंगे तो कलर देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्टार्च ही नहीं है। समझ गए। आगे बात करते हैं हम टंग के बारे में, बक्कल कैविटी का एक और स्ट्रक्चर। टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक और टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो टंग है वो कैसा स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट नोट डाउन करिए। टंग जो कैसा स्ट्रक्चर है, अगर डेफिनेशन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ टंग आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे। इट्स अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो फ्लोर है उसके पीछे अटैच्ड रहता ही है क्या, टंग। इट इज अ इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस। क्या है, फ्री है सामने से और पीछे अटैच्ड है। तब अगर दोनों तरफ से अटैच हो जाएगी तो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं गूंगा हो जाऊंगा। अगर दोनों तरफ से अटैच हो जाएगी तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। समझ रहे हैं। अगर दोनों तरफ से अटैच हो जाएगी तो और क्या फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी, एक तो बोल नहीं पाएंगे, अभी डिस्कस किया। दूसरा बच्चों, सलाइवा के साथ जो फूड मिक्स हो रहा है, सलाइवा के साथ जो फूड मिक्स हो रहा है उसमें मेजर रोल प्ले करती है क्या, टंग। फूड को मूव करती है इधर से उधर, है ना, हर एक डायरेक्शन में, और सलाइवा को उससे उसमें मिक्स करके स्टार्च को सिंपलर शुगर्स में ब्रेक डाउन करवाती है। समझ गए। इसलिए एक तरफ फ्री एंड होता है फ्रंट पे और बैक एंड पे अटैच होता है। डू यू नो द फंक्शंस ऑफ द टंग, अभी अभी डिस्कस कर लिए। बोलने में हेल्प कर रही है और सलाइवा को मिक्स करने में। इसका आंसर क्या है, टू स्पीक एंड टू मिक्स सलाइवा। समझ गए। वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग chewing and helps in swallowing the food। कितने फंक्शन आ गए, 3 फंक्शन आ गए। टॉकिंग मिक्सेस द सलाइवा, नंबर 1 टॉकिंग, नंबर 2 मिक्सेस द सलाइवा, नंबर 3 swallowing। समझ गए। सोलो भी तो हम टंग की मदद से करते हैं, खाना निगलना भी तो हम टंग की मदद से कर रहे हैं भाई, है कि नहीं। We also taste food with our tongue. It has taste buds that detect different taste for food। अगला क्या है, नंबर 4 टेस्ट फूड। किसकी मदद से स्वाद का पता चल रहा है, टंग की मदद से। तो अगर भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, किसी की टंग ना हो तो उसको स्वाद का पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा बच्चों। क्योंकि जो टेस्ट बड्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, टेस्ट बर्ड कहाँ पे प्रेजेंट हैं, टंग पे। और टंग पे टेस्ट बर्ड्स क्या करवा रहे हैं, अलाउज टू टेस्ट द फूड। समझ गए। आगे बढ़े। वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बर्ड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो पहले हम ये अमेजिंग फैक्ट कर लेंगे एक, और उसके बाद हम एक्टिविटी वो करेंगे परफॉर्म। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्वीट्स एंड दी टूथ डिके, मिठाई और टूथ का डिके होना।
नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। नॉर्मली कंडीशन में जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं वो हमें हार्म नहीं करते, इनफैक्ट वो बेनिफिशियल होते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए। हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर हम खाने के बाद अपने मुंह को और दांतों को धुलते नहीं हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तब क्या होता है बच्चों, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं और रहना भी वहीं पर शुरू कर देगा। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids। क्या होता है बच्चों, एसिड को रिलीज करते हैं, समझ रहे। और एसिड को रिलीज करके ये क्या कर रहे हैं, एसिड को रिलीज करके ये क्या कर रहे हैं, टूथ डिके करवा रहे हैं। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथेक, अगर सही समय पर सही उपचार नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा दांत में दर्द कॉज करते हैं ये। एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, अगर उसके बाद भी नहीं देख रेख की गई, उसके बाद भी लापरवाही बरती गई तो क्या होगा बच्चों, अपने दांत से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए हाथ धो करके दांत धुलना ज़रूरी है, नहीं तो दांत से हाथ धो दोगे। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। चॉकलेट्स हो गए, स्वीट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक कोल्ड ड्रिंक्स है ना, एंड अदर शुगर प्रोडक्ट लाइक टॉफ़ीज़ है ना, चिप्स जो आप खाते हैं उसमें भी एडिड शुगर होता है। ये क्या है, मेजर कल्प्रिट हैं टूथ डिके के। क्यों, क्योंकि इनके पास शुगर है अच्छी खासी अमाउंट में, और जो शुगर अच्छी खासी अमाउंट में है तब बैक्टीरिया जब उसको ब्रेक डाउन करेगा तो एसिड भी अच्छे खासे अमाउंट में निकलेगा। जब एसिड अच्छे खासे अमाउंट में निकलेगा तो अच्छे खासा दांत भी खराब होगा, है ना। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out the trapped food particles। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए ब्रश या दातून की मदद से और डेंटल फ्लॉस की मदद से। डेंटल फ्लॉस क्या होता है, ऐसे एक स्ट्रिंग होती है, उसको दो दांतों के बीच में मूव करवाओ, ऐसे गैप में, ऐसे 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 ऐसे, तो जो फंसा हुआ फूड पार्टिकल होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, हमेशा जब भी खाना खाओ क्या करो, कुल्ला करो बच्चों, रिंस करो अपने माउथ को, ठीक। और ब्रश करना और दातुन करना दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन दी माउथ। जो आप लोग बात बात पे पेन का कैप मुंह में रख लेते हैं, पेन मुंह में रख लेते हैं, ये सब नहीं करना है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्लीन नहीं हो उसको मुख में नहीं रखना है, समझ गए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, ये क्यों हो रहा है, एंड गेट हिकअप्स और ए चोकिंग सेंसेशन। कई बार जब हम बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं या बात करते हुए खाना खा रहे होते हैं और हंसते हुए खाना खा रहे होते हैं तब क्या होता है, हमको खांसी आनी शुरू हो जाती है, हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगता है किसी ने हमारे गले को ब्लॉक कर दिया, ऐसा सेंसेशन फील होता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एंटर दी विंड पाइप। अगर फूड पार्टिकल को कहाँ पे जाना है, फूड पाइप में जाना है, ईसोफेगस में जाना है। अगर वो फूड पार्टिकल ईसोफेगस में ना जा करके कहाँ जा रहा है, विंड पाइप में जा रहा है, तब क्या कह रहे हैं बच्चों, उसको क्या करेगा वो, अभी तो बताए थे ना, कफ, हिकअप्स, चोकिंग सेंसेशन, समझ गए। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। विंड पाइप का क्या काम है, नॉस्ट्रल से एयर लेकर के लंग्स तक पहुंचानी। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन passage।
थ्रोट में, गले में एयर और फूड का कॉमन पासेज होता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ऐसा कैसे हो सकता है कि फूड को फिर प्रिवेंट किया जा सके, विंड पाइप में ना जाए और फूड पाइप में या फिर ईसोफेगस में जाए? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe और esophagus। क्या होता है? एक फ्लैप लाइक ऐसे एक वाल्व होता है, ये क्या करता है? ये रहा बच्चों विंड पाइप और ये रही फूड पाइप। ये फ्लैप इधर पे आ जाता है और बंद कर देता है इसको, विंड पाइप को। तो जो फूड है डायरेक्टली वो कहाँ जा रहा है? फूड पाइप में जा रहा है, समझ गए? ये वाला फ्लैप जो है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फूड पाइप के ऊपर रहता है, ब्लॉक्ड रहती है फूड पाइप। जब भी सॉलो करते हैं खाने को, तुरंत ये फ्लैप आ गया यहाँ पर विंड पाइप पे और फूड पाइप में खाना गया। अब जब बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तभी उस टाइम क्या होता है? ये फ्लैप साथ साथ में इसको एयर भी निकालनी है। बात कर रहे हैं तो एयर तो निकलेगी मुंह से बाहर, और खाना खाते खाते बात कर रहे हैं तो साथ साथ में जब भी बात करेंगे खाना खाते हुए तो बाई चांस इसमें फूड पार्टिकल चला जाता है। और विंड पाइप तो फूड के लिए बनी नहीं होती है, इसीलिए हमें खांसी आती है, हिकअप्स आते हैं और चॉकिंग सेंसेशन होता है। खांसी और हिकअप्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। क्यों? क्योंकि खांसी और हिकअप इस कंडीशन में जब हो रहा है जब फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला गया, तब फ़ायदेमंद है, वैसे नहीं फ़ायदेमंद है। तो फूड पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? वो बाहर निकालने में हेल्प कर रहे हैं। खांसी आएगी, तेज प्रेशर से हवा आएगी बाहर। जब तेज प्रेशर से हवा बाहर आएगी तो जो साथ में फूड पार्टिकल गलती से विंड पाइप में चला गया, उसको वो बाहर थ्रो कर देगा, समझ गए? इफ बाई चांस फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। समझ गए? यही बात कर चुके हैं हम। अब आइए एक्टिविटी करते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ऑफ सुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रस्ट, नीम लीफ और बिटर गार्ड। एक शुगर सॉल्यूशन बनाइए, एक कॉमन सॉल्ट जो हम घर में खाने में यूज करते हैं उस नमक का सॉल्यूशन बनाइए पानी में, और लेमन जूस लीजिए एक, और जूस लीजिए किसका? या तो नीम की पत्तियों का या फिर करेले का। ठीक है? ताकि हमारे पास हर एक तरह का सैंपल हो जाए। मीठा शुगर सॉल्यूशन हो गया, नमकीन नमक हो गया कॉमन सॉल्ट, खट्टा ये हो गया लेमन जूस, और कड़वा लीफ ऑफ नीम इधर और बिटर गार्ड। ठीक है? ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर और हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। आप किसी एक क्लासमेट को उसकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और कहिए उससे कि अपनी जीभ को बाहर निकाले और स्ट्रेट और फ्लैट पोजीशन में रखे। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6। we use a new toothpick for each sample। हर एक सैंपल को, जो ये एक शुगर सॉल्यूशन का, एक कॉमन सॉल्ट का, एक लेमन जूस का, एक नीम लीफ या फिर बिटर गार्ड का, इन सब का सॉल्यूशन जब हम लेते हैं उसको अपने ये रीजन्स जो दिख रहे हैं तुमको फिगर 2.6 में, फिगर 2.6 में, सॉरी हो जाता है बच्चों कभी कभी गलती से, फिगर 2.6 में ये जो रीजन्स दिख रहे हैं इसमें हर एक को सॉल्यूशन को एक एक करके टूथपिक से रखना है, टच करवाना है, और हर सैंपल के लिए टूथपिक अलग अलग लेनी है। शुगर सॉल्यूशन के लिए अलग, कॉमन सॉल्ट के लिए अलग, लेमन जूस के लिए अलग, लीफ जूस के लिए, नीम लीफ जूस के लिए अलग। समझ गए? अगला स्टेप क्या है? Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour और and bitter substances। अपने उस क्लासमेट जिसको ब्लाइंड फोल्ड किया था उससे पूछिए कि कौन सा एरिया स्वीट फील करवा रहा है, कौन सा एरिया को सॉल्टी फील हो रहा है, कौन से को सॉर फील हो रहा है, कौन से को बिटर सब्सटेंसेस फील हो रहे हैं। समझ गए?
नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल। फिगर 2.6, इसको लेबल करिए। आप अपने साथ भी यही कर सकते हैं, समझ गए। और इसको फिगर को लेबल कर सकते हैं कि कहाँ पे मीठा है, कहाँ पे नमकीन है, कहाँ पे कड़वा है, उसके टेस्ट बड्स कहाँ पे हैं। मीठे के टेस्ट बड, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, मीठे के टेस्ट बड यहाँ पे हैं, तो मीठा इस जगह पर सेंस नहीं हो पाएगा, ना ही इस जगह पर हो पाएगा, वो यहीं पर सेंस होगा। ये है नहीं, एक्चुअल में नहीं बता रहा हूँ, आप खुद टेस्ट करिएगा। मैं बस एज एन एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मीठा है टेस्ट बड, तो वो या तो ना तो यहाँ पे करेगा, ना फिर यहाँ पे टेस्ट डिटेक्ट करेगा। कहाँ पे करेगा? इस जगह पे करेगा। समझ गए। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट्स। इसी एक्टिविटी को और क्लासमेट्स के साथ करिए। अगला है हमारा टॉपिक द फूड पाइप और ईसोफेगस। इसको ईसोफेगस ही पढ़ते बच्चों, ईसोफेगस कोई मत पढ़ना, ठीक है। द सॉलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। चलिए चलते हैं फिगर 2.2 पे। ये रहा फिगर 2.2। ये हमारी फूड पाइप हुई, ठीक है, और ये विंड पाइप रही। और यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो जब खाना निकलो तो इसको ब्लॉक कर देता है विंड पाइप को, खाना यहाँ पे जाता है। और जब सांस ले रहे होते हैं तब ये फूड पाइप को ब्लॉक कर देता है, और खाना वो हवा डायरेक्ट किस में जाती है? विंड पाइप में। समझे? गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। जो फूड पाइप है वो गर्दन के साथ साथ रन करती है, समझ गए। पहली क्या पूछ रही है? पहली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिटिंग। वॉमिट जब करते हैं तब फूड कैसे बाहर आ रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल कर रहा होता है, जबकि फूड को तो नीचे जाना चाहिए। उसकी नॉर्मल डायरेक्शन तो बच्चों यही है कि फूड पाइप से एंटर करते हुए वो कहाँ जाए? स्टमक में जाए। ये रही फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, और ये रहा बच्चों स्टमक। समझ रहे हैं? ये रहा स्टमक, और ये क्या? फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुँच रहा है? स्टमक में। तो जब बच्चों वॉमिट करते हैं ना, तो स्टमक के वॉल्स होते हैं, ये आपस में बहुत प्रेशर लगाते हैं, बहुत प्रेशर लगाते हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसे। ड्यूरिंग वॉमिटिंग यही सिनेरियो होता है। और यहाँ पर वॉल्व क्लोज रहता है, तो फिर क्या होता है? जो भी फूड है, अगर हमारे बॉडी में अनवांटेड फूड चला गया जिसको बॉडी रिजेक्ट करना चाह रही है, तो वॉमिट का सेंसेशन होगा और आप वॉमिट कर देंगे। कैसे? स्टमक वॉल्स बहुत तेज प्रेशर लगाएंगे, स्टमक के मसल्स एक दूसरे की तरफ, स्पेस कम होगा, स्पेस कम होते ही फूड पार्टिकल बाहर थ्रू दी माउथ। समझ गए? रन्स अलोंग दी नेक एंड चेस्ट। फूड पाइप कहाँ, किसके थ्रू, किसके साथ साथ चल रही है? गर्दन और चेस्ट पे। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये रही फूड पाइप, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? इनमें जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है फूड पाइप का, ये क्या कर रहा है? एक मूवमेंट करता है जिससे कि फूड अंदर को स्टमक की तरफ चला जाए। समझ गए? एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। यही जो मूवमेंट है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, फूड पाइप से लेकर के एनस तक। एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। कहाँ से क्या कर रहा है? ये फूड को डाउनवर्ड पुश कर रहा है। एट एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार क्या होता है कि फूड हमारे स्टमक के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और उसको हम क्या कर देते हैं? वॉमिट कर देते हैं, वॉमिट आउट कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ अ रीजन फॉर इट। हमेशा हम में से सबको कई कई ना कई बार वॉमिट हुआ ही होगा, तो उसको
याद करिए क्यों हुआ था और उसके पीछे का रीज़न समझिए, ठीक है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर, हमारे साथ भी बच्चों डिस्कस कीजिए कमेंट सेक्शन में, और अपने माता पिता के साथ भी डिस्कस करिए कि ऐसा होता है, क्यों हुआ। अब आते हैं स्टमक के ऊपर। स्टमक कैसा स्ट्रक्चर, एक फ्लैटेंड जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड, ये याद रखने, वॉल कैसे होते हैं स्टमक के, थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, ऐसा शेप होता है ना, ऐसा फ्लैटेंड जे। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे चौड़ा पार्ट होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। मुंह से लेकर के एनस तक सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट क्या है बच्चों, क्या है, हमारा स्टमक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप, फूड पाइप से फूड कहाँ पर आया, स्टमक में आया, फूड पाइप से। फूड पाइप से कहाँ गया फूड, स्टमक में। ये पढ़ लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ, आगे भी बता रहूँगा। स्टमक से कहाँ गया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ गया, आउट ऑफ द बॉडी। रेक्टम में स्टोर होता है ना बीच में, आउट ऑफ बॉडी। रेक्टम बताया था ना, एनस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के, वहाँ पर स्टोर होता है, और आउट फिर उसके बाद बाहर बॉडी से थ्रू दी एनस। समझिए ये पाथ है पूरे फूड का ट्रेवल करने का। आगे पढ़ते हैं। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फूड पाइप से रिसीव किया एक एक सिरे से, और दूसरे सिरे से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया फूड। ऑब्वियसली आफ्टर डाइजेशन कुछ ना कुछ तो पार्ट डाइजेस्ट होएगा ही होएगा, है ना, मिक्स हो रहा है, आगे क्या क्या सिक्रीट हो रहा है उसमें वो भी देखेंगे। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, जो अंदर की लाइनिंग है, जो सबसे अंदर की लाइनिंग है म्यूकस की, वो स्टमक की, वो क्या सिक्रीट कर रही है, म्यूकस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों हो रहा है सिक्रीट, अभी बात करेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस तो समझ में आ गया होगा आपको कि डाइजेशन के लिए फूड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस क्यों सिक्रीट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बहुत ही कम पीएच होता है उसका, 2.4 समथिंग के अराउंड होता है बच्चों। इतने में तो इंसान अगर उंगली रखे तो उंगली गल जाएगी, समझ रहे हैं आप। तो उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रिलीज हो रहा है, म्यूकस। म्यूकस थिक होता है बहुत, और इनर लाइन, स्टमक की इनर लाइनिंग पे सिक्रीट रहता है, ताकि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो तो हमें समस्या ना हो, पेट में जलन ना हो। किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है ना खाने के बाद, या देर से देर तक ना खाएं तब एसिडिटी हो जाती है, समझ रहे हैं। तो वो क्यों होती, क्योंकि उनके स्टमक में प्रॉपर म्यूकस सिक्रीट नहीं हो रहा है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, दो चीज़ें हो सकती हैं, समझ गए। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। द एसिड, अब एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल देखिए। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। एसिड जो है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ जा रहे हैं अंदर हमारे स्टमक में, उनको किल कर दे रहा है ताकि हम बीमार ना पड़े, समझ रहे हैं। अगर नहीं किल करेगा तो मान लीजिए हार्मफुल बैक्टीरिया है, कुछ भी बीमारी दे सकता है हमको, है कि नहीं। फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट।
एसिडिक कर देता है मीडियम को, फूड को एसिडिक कर देता है कहाँ पर, स्टमक में। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो एसिडिक पीएच पे ही काम करते हैं, कहाँ पे, फूड के ऊपर, कहाँ पर, स्टमक में। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में, कहाँ पर, स्टोमक में। ठीक है। अगला है बच्चों द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 meters लॉन्ग। जो जानवरों में स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 7.5 मीटर। सोचिए कितना ज़्यादा उसको कॉइल किया गया होगा, तब जाके वो हमारे छोटे से पेट में एकोमोडेट हो पाई है। हमारा पेट तो नहीं है 7.5 मीटर का, क्या है, किसी का पेट है यहाँ पर जो कह सके कि हाँ भाई मेरा पेट है 7.5 मीटर्स का, नहीं। तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को एकोमोडेट करने के लिए क्या किया गया, उसको हाईली कॉइल्स बना दिए गए, उसके कॉइल्स बना दिए गए बहुत सारे, ऐसे 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 ऐसे। तो कम जगह में ज़्यादा लंबी इंटेस्टाइन अकोमोडेट कर गई। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम द लिवर। इसमें कहाँ से सिक्रीशन होता है, लिवर से और पेनक्रियास से रिसीव करता है। हमने बताया था आपको फिगर 2.2 में। ये देखिए लीवर ने बाइल जूसेस बनाए, कहाँ पे स्टोर किए, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट आ रही है, इसको फॉलो करिए। ठीक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये रहे पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज के सिक्रीशन की डक्ट आ रही है। दोनों एक जगह पे ही खुल रहे हैं। ओपनिंग किस में हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पेनक्रियाज से कहाँ गए जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर से कहाँ गए जूसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ पा रहे हैं आप, यहाँ से ये ऐसे इधर, ये जो वाइट कलर की दिख रही है आपको, यही डक्ट से आते हैं। और इसमें जो वाइट ये दिख रही है, ये साथ 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 आकर के यहाँ पर अपने जूसेस सिक्रेट कर देते हैं और फिर ये फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर समझ गए। अब बात कर रहे हैं बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। इसके अलावा और कहाँ से जूस आता है, डाइजेस्टिव जूस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल भी सिक्रेट कर रही है जूस को। समझ गए। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लीवर क्या है, एक ग्लैंड है सबसे पहले तो। कैसा है, अपीयरेंस में कैसा है, रेडिश ब्राउन है। समझ गए। सिचुएटेड इन दी, अब उसकी वो लोकेशन बता रहे हैं, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन है हमारा उसमें अपर पार्ट में राइट साइड पे लीवर की पोजीशन रहती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सो विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी, लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी। समझ गए बच्चों। इट सिक्रीट्स, क्या क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, है कि नहीं। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो भी हम फूड में फैट इंटेक कर रहे हैं, दाल चावल के साथ घी खा रहे हैं, रोटी में लगा के घी खा रहे हैं, सब्जी को बनाते वक्त जो ऑयल यूज़ हो रहा है, ये सब को डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, क्या, जूस। कौन सा जूस, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ पे बन रहा है, लिवर में। लिवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन दिखता है। कहाँ पर होता है, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन दी राइट साइड। समझ गए। समझ गए। क्या लीवर डायरेक्ट सी भेज रहा है अपने बाइल जूस को स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं। पहले क्या कर रहा है लीवर, पहले अपने सिक्रीशन को स्टोर करवा रहा है कहाँ पर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ये रहा लीवर। ठीक है।
और ये रहा गॉल ब्लैडर, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा पहले, और जब ज़रूरत होगी तब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। समझ गए? समझ गए बच्चों? आगे बढ़े। अब आती है बात पेनक्रियाज पे। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये भी ग्लैंड है। कैसा है भाई? जूसेस जब सिक्रेट करा तो ग्लैंड ही होगा ना। कैसा? लार्ज है शेप में, और कलर कैसा? क्रीम कलर्ड है। लोकेशन क्या है इसकी? जस्ट ब्लो दी स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे, लेफ्ट साइड पे हमारा स्टमक है, उससे जस्ट नीचे। ये देखिए ना फिगर 2.2 में। ये रहा, ये स्टमक रहा, और इसके जस्ट नीचे ये रहा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज। ये गॉल ब्लैडर ऐसा होता है। ये कट नहीं होता उसमें, आपको दिखाए, समझ में आए, इसलिए इसमें कट बनाया गया है। समझ रहे हैं? लीवर की पोजीशन ये रही, अपर टू द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। स्टमक की पोजीशन अपर टू द एब्डोमेन ऑन द लेफ्ट साइड। गॉल ब्लैडर की पोजीशन नियर टू द अपर पार्ट ऑफ द लिवर। और पेनक्रियाज की पोजीशन जस्ट बिलो दी स्टमक। समझ गए? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो लिवर सिक्रीट कर रहा था बाइल जूस, वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा था? सिर्फ फैट्स के ऊपर एक्ट कर रहा था। जबकि पैनक्रियाटिक जूस जो है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, फैट्स, ठीक है, प्रोटीन्स। यही तो फूड के कंपोनेंट्स में पढ़ा था ना हमने। इन सब के ऊपर एक्ट कर रहा है। एंड चेंजेस देम टू इनटू दी सिंपलर फॉर्म्स। और उसको क्या कर रहा है? ब्रेक डाउन करवा करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब हम समझते हैं, एक अमेजिंग फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। तो फैक्ट क्या कह रहा है बच्चों? द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक अजीब दुर्घटना से इसको हमने समझा है। किसको? वर्किंग ऑफ द स्टमक, की स्टमक कैसे काम करता है। इन 1822, 1822 में ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। एलेक्सिस सेंट मार्टिन को 1822 में बहुत बुरी तरह से एक गोली लगी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। बुलेट ने क्या किया? उसके पूरे चेस्ट वॉल को डैमेज कर दिया था बहुत ही गंभीर रूप से, और एक खोल कर दिया था उसके स्टमक में। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बी माउंट। विलियम बी माउंट के पास इसको ले जाया गया, जो कि एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। लेकिन जो पेट में छेद हुआ था उसको प्रॉपरली वो बंद नहीं कर पाए, और उन्होंने उस पर बैंडेज लगा करके छोड़ दिया। बी माउंट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू आउट द होल। बी माउंट, जो विलियम बी माउंट थे, उन्होंने क्या किया? इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि अंदर देखते हैं पेट में क्या हो रहा है, स्टमक के इनसाइड क्या चल क्या रहा है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक ऑब्जर्वेशंस निकाले। क्या? बी माउंट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। जो स्टमक था उसकी वॉल से कैसा मोशन हो रहा था? चर्निंग मोशन हो रहा था। फूड को मिक्स कर रहा था वो एक दूसरे के ऊपर, जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो वैसा मोशन हो रहा था। इट वॉज इट्स वॉल सिक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। इसकी वॉल से फ्लूइड सिक्रेट हो रहा था जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो पा रहा था। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। जो स्टमक का एंड है, जो ये एंड है, ये कहाँ पे खुल रहा है? इंटेस्टाइन में। और ये फूड पाइप का एंड है जो कहाँ पे खुल रहा है? स्टमक में। और ये वह छेद है जिससे कि
विलियम बीमाउंट ने नोटिस की सारी ऑब्जर्वेशन, और किसके किसके पेट में हुआ था छेद? एलेक्स सेंट मार्टिन के, ठीक है। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. कब ओपन हो रहा है इंटेस्टाइन के लिए ये वाला वॉल? जब डाइजेशन पूरा हो जा रहा है, कंप्लीट हो जा रहा है इसके अंदर, फूड का डाइजेशन जितना होना है स्टमक में उतना हो जाने के बाद ही ये इंटेस्टाइन में पहुंचा दे रहा है फूड को, इंटेस्टाइन में खुल जा रहा है मुंह स्टमक का, ठीक है। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब क्या हुआ, जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड ये कहाँ से मिला हमको? पार्टली डाइजेस्टेड फूड कहाँ मिला, कहाँ से मिला था? स्टमक से, ठीक है। ये कहाँ पे पहुँच रहा है? लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब कोई पूछे कि कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है डाइजेशन पूरे सारे फूड कंपोनेंट्स का, तो क्या कहेंगे आप? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट डाइजेशन हो जा रहा है। जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया, सारे जितने भी कंपाउंड्स थे, जितने भी कंपोनेंट्स थे फूड के, वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गए हैं। अब क्या होगा? एब्जॉर्ब करेगा बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को, उन सिंपली ब्रोकन कंपाउंड्स को, है ना। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? सिंपल शुगर, जैसे कि ग्लूकोज, है ना। फैट किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है? इनटू अमीनो एसिड में। समझ गए? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मुंह में किसका डाइजेशन होता है? मुख में सलाइवा की मदद से। स्टार्च किसमें ब्रेक डाउन होता है? शुगर में, ठीक है। उसके बाद हम आ गए स्टमक में। स्टमक में क्या हुआ? HCl रिलीज हुआ और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज हुए। HCl ने क्या किया? जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया थे उन सबको मार दिया और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया। उसके बाद कहाँ पे आ गए हम? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज और लीवर यानी कि गॉल ब्लैडर में जो लीवर का जूस स्टोर हो रखा है, वहाँ से डाइजेस्टिव जूसेस है, उन्होंने किस पे काम किया? फैट्स पे लीवर वाले ने काम किया, और पैनक्रियाज वाले ने किस पे काम किया? प्रोटीन्स पे, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गए सिंपल शुगर जैसे कि ग्लूकोज में, फैट्स ब्रेक डाउन हो गए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो गए अमीनो एसिड में। इस फॉर्म में ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। The digested food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. जो इंटेस्टाइन है उसके वॉल पे ऐसे बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इसको क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। और यहीं से क्या होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स यहीं पे होते हैं। तो विलाई 2-3 काम के लिए होते हैं। पहला तो ब्लड वेसल वहाँ से एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिशन को, ठीक है। दूसरा, सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। एक सिंपल ऐसी स्मूथ सरफेस है, इसका सरफेस एरिया कम होगा। अगर उसी सरफेस को हम ऐसे 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 कर दें तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जब बढ़ गया सरफेस एरिया तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। समझ गए? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? एब्जॉर्प्शन। The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. These are called villi, singular villus. अभी बताया मैंने, क्या कहते हैं इनको? विलाई कहते हैं। ये कितने नंबर में हो सकते हैं? थाउजेंड्स में प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक आउटग्रोथ। समझ गए?
जैसी हमारी उंगलियां हैं ना, वैसे ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? इनको क्या कहते हैं बच्चों? विलाई। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन इंटेस्टाइन? अभी बता चुके हैं। मेन रोल क्या है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना, किसके लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए, समझ गए? और दूसरा, विलाई से ही एसोसिएटेड क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है। द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। गॉट इट? इसी की बात की अभी हमने। ईच विलेस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। हर एक विलाई के सरफेस पे अंदर के साइड, जैसे ये एक विलाई रहा, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, थिन और स्मॉल, ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा। द सरफेस ऑफ द बिलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। सरफेस पे एब्जॉर्ब कर गया डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन। यहाँ से ब्लड जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी जिस चीज़ की, वहाँ वहाँ उसे पहुँचा देगा। जिस न्यूट्रिएंट की जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी पूरी बॉडी में, वहाँ पर पहुँचा देगा। समझ गए? where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body। अब अमीनो एसिड पहुंचा दिया, तो अब हमें चाहे जैसी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होगी, हमारी बॉडी को जैसी प्रोटीन चाहिए होगी वैसी प्रोटीन बना लेगी बॉडी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? एसिमिलेशन। सिंपलर फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन किया। अब उस सिंपलर मॉलिक्यूल को हमने दोबारा अपनी बॉडी में यूज करने लायक, अपनी बॉडी द्वारा यूज करने लायक फिर से बना लिया, तो उस प्रोसेस को क्या करें? एसिमिलेशन। द रीअसेंबलेंस ऑफ द सिंपलर कंपाउंड into useful compounds, into useful complex compounds is known as assimilation। समझ गए? ये बहुत नोट करने वाली चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। In the cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। इसी को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। सेल्स में क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। और साथ में रिलीज क्या हो रही है? एनर्जी। मेनली हमें एनर्जी तो चाहिए बॉडी को फंक्शन करवाने के लिए। और क्या काम है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का काम ही यही है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाए। ये दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम निकाल देते हैं सांस के थ्रू बाहर, वाटर भी बॉडी से जितना ज़रूरत होता है उतना रहता है, बाद बाकी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। जो बॉडी को चाहिए वो क्या है? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी से हम सारे काम करते हैं, और एनर्जी ही थोड़ी सी लगा करके आप लोग देखिएगा चैनल के जस्ट राइट साइड पे ना एक रेड कलर का बटन होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा एस से सब्सक्राइब टाइप, वहीं पे थोड़ी एनर्जी लगा करके उसको प्रेस कर दीजिए। कुछ तो फ़ायदा है ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है। The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अब क्या हो रहा है कि जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया बच्चों, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, उसको क्या कहाँ पहुँचाया गया? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचाया गया। समझ गए? कहाँ पहुँचाया गया? लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचाया गया। अब पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। एब्जॉर्ब हो गया सारा फूड, जितना भी एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए था बॉडी के द्वारा, और अब कहाँ पहुँचे हम? फूड जो अनएब्जॉर्ब रह गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया, वो कहाँ पहुँचा? लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर इसे क्यों कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन? बिकॉज इट इज़ वाइडर। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। ये फैक्ट्स याद रखने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी? नियर टू
7.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन की कितनी लेंथ है? 1.5 मीटर। समझ गए? इसको लार्ज क्यों कहा जाता है? स्मॉल वाली जब ज़्यादा लंबी है तब इसको लार्ज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैज़ फंक्शन इज इट्स फंक्शन इट इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर। क्या क्या फंक्शन है इसके? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या थे? डाइजेशन करवाना और एब्जॉर्प्शन करवाना। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है? एब्जॉर्ब करना किसको? वाटर को, कुछ सॉल्ट्स को, सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेना और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेना। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। रेक्टम कहाँ होता है? एनस के जस्ट ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है बच्चों? रेक्टम होता है। इसमें ही क्या होता है? स्टोर होता है पूप। जितना भी पोटी है उसी में स्टोर हो रहा है, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसी में स्टोर हो रहा है। एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसिस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? पोटी का बायोलॉजिकल नेम है फीसिस। समझ गए? द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। क्या क्या हुआ? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इजेशन। इजेशन इज the removal of undigested semi-liquid fluid, semi-solid feces is known as ejection। फिर से सुनिए। The removal of semi-solid feces or undigested food from our body through the anus is known as ejection। Through the anus is known as ejection। अगला टॉपिक बच्चों क्या है? डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। Have you ever observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? कभी आपने गौर किया है कि गाय, भैंस या फिर अन्य जानवर जो घास खाते हैं जैसे बकरी, हिरन, ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं? अपना मुंह चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं, जबकि वो उस समय खाना खा भी नहीं रहे होते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। होता यह है कि जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी घास खा लेते हैं और उसको रूमन नाम का एक पोर्शन होता है उनके स्टमक में, उसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्टोर होने के बाद जब वो फुर्सत से बैठते हैं तब क्या करते हैं बच्चों? बाहर निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा पीस बाहर निकालते हैं और उन्हें अच्छे से च्यू करते हैं, जिसको कहते हैं च्यूइंग द कड, CUD। समझ गए? हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमन में क्या हो रहा है? फूड जो है, जो ग्रास गई है, पार्शली डाइजेस्ट होगी और उसको क्या कहा गया? कड, CUD। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। उसके बाद क्या होता है? जो कड है वो वापस आ रहा है ह्यूमन से। देखिए नीचे डायग्राम में देखिए, ये रहा ह्यूमन वाला पोर्शन स्टमक का। ठीक है, जल्दी जल्दी घास खाई, जल्दी जल्दी घास खाई और कहाँ पहुँचा दी? ह्यूमन में। यहाँ पर ये पार्शली डाइजेस्ट हुआ पहले, जब डाइजेस्ट हो गया तब इसका नाम क्या रख दिया? कड। इसको किस नाम से जाना गया? पार्शली डाइजेस्टेड फूड को। पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन rumen ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज नोन एज कड, CUD। ठीक, उसके बाद जब ये कड क्या करता है कि छोटे छोटे पोर्शंस में, छोटे छोटे पोर्शंस में आता है इनके गाय, भैंस, बैल के मुख में वापस, और ये अच्छे से इनके अपने दांतों से उसे च्यू करते हैं। But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it। This process is called the rumination। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? rumination। Chewing the cud जो प्रोसेस था इसको क्या कहते हैं? rumination। And these animals are called ruminants। इन एनिमल्स को क्या कहते हैं?
ruminants, जो एनिमल्स कट च्यू कर रहे हैं उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? पहले तो उस प्रोसेस को कह रहे हैं रूमिनेशन, ठीक है। और जो एनिमल्स कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स च्यू द कट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन। क्या हो रहा है? ये कट डाइजेस्टेड हुआ कितना? पार्शियली डाइजेस्ट हुआ। और ये पार्शियली डाइजेस्टेड कट स्मॉल स्मॉल लम्प्स में वापस से कहाँ पे आ रहा है? मुंह में आ रहा है, और मुंह में फिर से उसको अच्छे से च्यू कर रही है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या क्या कहा गया? रूमिनेशन। और इन एनिमल्स को क्या कहा गया? रूमिनेंट्स। ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़ें। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। ग्रास में क्या मेजर कंपोनेंट है? सेलुलोज। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अगर हम तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, नहीं तो हमारा भी काम चल जाता घास खाने से। हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते? पहली बात तो हमारे पास क्या नहीं है? र्यूमन नहीं है। र्यूमन में क्या होता है बच्चों? बैक्टीरिया होता है। और ये बैक्टीरिया कैसा है? हार्मफुल है या यूजफुल है? बच्चों ये यूजफुल है। कैसा है? यूजफुल है। समझ गए? ये बैक्टीरिया क्या हेल्प कर रहा है? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। समझ गए? डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो कि एक तरह का क्या है? कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है। जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास, चलो ह्यूमन नहीं होता तब भी काम चल जाता है, एटलीस्ट वो बैक्टीरिया होना चाहिए था जो कार्बोहाइड्रेट यानी कौन सा कार्बोहाइड्रेट? सेलुलोज। सेलुलोज को डाइजेस्ट करवा पाता। समझ गए? तो वो बैक्टीरिया हमारे पास नहीं है, कई कई जानवरों के पास नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं? घास नहीं खा पाते हैं। नहीं तो हम घास से ही एनर्जी ले लेते। अगर हमारे पास ह्यूमन और ह्यूमन भी नहीं होता तो एटलीस्ट बैक्टीरिया होना चाहिए था जो किसको? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। समझ गए? आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ जानवर जैसे कि हॉर्स हो गया और रैबिट हो गया, इनके पास क्या होता है? एक सैक, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं? सीकम। ये पॉइंट याद रखना। बिटवीन पोजीशन क्या है? बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। इनके पास र्यूमन नहीं है, हॉर्सेस के पास र्यूमन नहीं है, रैबिट के पास र्यूमन नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है? सीकम है। सीकम में क्या है प्रेजेंट? सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट है विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में नहीं पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? जो सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो क्या कर रहे हैं? सेलुलोज को डाइजेस्ट कराने में मदद कर रहे हैं। किसमें? हॉर्सेस और रैबिट जैसे एनिमल्स में। क्या होता है? क्या हॉर्सेस और रैबिट जैसे एनिमल में ह्यूमन है? नहीं है भैया। क्या है? सीकम है भाई। सीकम है भाई, तो सीकम में क्या है ऐसा जिससे कि सेलुलोज डाइजेस्ट हो जा रहा है? बैक्टीरिया है, जो कि एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है। So far you have learnt about the animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. अभी तक हमने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके पास एक प्रॉपर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन कई बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास अपना प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। उनके पास, किसी के पास तो मुख तक नहीं होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कंप्लीट हो जाएगा? समझ रहे हैं? देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट द फूड। तो फिर वो कैसे खाना खाते हैं, कैसे भोजन ग्रहण करते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट करते हैं? इन द सेक्शन बिलो
you will learn another interesting way of food intake. नीचे दिए गए सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो एनिमल्स जिनके पास प्रॉपर एक डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, माउथ तक नहीं है, वो कैसे फूड इंटेक कर रहे हैं और कैसे उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीडिंग इन एंड डाइजेशन इन अमीबा। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. जो अमीबा है वो कैसा है? माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ेगा। और कैसा होता है ये? सिंगल सेल, एक ही सेल होती है पूरी बॉडी की इसकी। और कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। यहीं से फैक्ट निकला है 3-4। अमीबा कैसा है? माइक्रोस्कोपिक है। Could it be seen by naked eyes? No, we can only see it with the help of microscope. कैसा होता है? मल्टी सेलुलर होता है या सिंगल सेलुलर होता है? सिंगल सेल्ड होती है बॉडी, एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अगला, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। अमीबा के पास क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन है और क्या है? ए राउंडेड एंड डेंस न्यूक्लियस। ये रहा उसका न्यूक्लियस। ये अमीबा का इमेज है बच्चों। ये जो ऊपर आपको बाउंड्री दिख रही ब्लैक कलर की, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो डेंस स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का, ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन। ब्रेन ऑफ दी सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। और आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक और कंडेंस स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो सेल का ब्रेन कौन हुआ? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का ब्रेन कौन हुआ? न्यूक्लियोलस। समझ रहे हो? हाँ। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। बबल लाइक वैक्यूल्स, कुछ इसके पास बबल जैसे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जितना भी इसके अंदर सेमी फ्लूइड जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लाइट ब्राउन कलर में दिख रहा है आपको, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसमें क्या है? न्यूक्लियस है, कुछ वैक्यूल्स हैं बबल लाइक, है ना? समझ गए? अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है? हमेशा अपने शेप को और पोजीशन को चेंज करता रहता है। आज सभी बच्चे वीडियो देखेंगे एक यूट्यूब पे और किसी भी चैनल पर देख लीजिएगा कि अमीबा कैसे अपने फूड को इनगल्फ कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, देख के आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर देखिएगा। ठीक है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia. ये क्या करता है अपनी सेल से? ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं आपको, ये अपनी सेल से पुश आउट करता है, इनको पुश करता है। कब करता है? जब कोई भी पार्टिकल जो कि वो खा सकता है अमीबा, वो आसपास हो। और मूव करने के लिए क्या करता है? मूव करने के लिए भी यही करता है। एक फिंगर लाइक या कई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ा दिए, इधर इस साइड से आगे बढ़ाया, इस साइड से पीछे कर लिया, आगे बढ़ाते बढ़ाते अपनी पोजीशन को ये ऐसे चेंज कर लेते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब समझिए। स्यूडो माने फॉल्स, स्यूडो माने फॉल्स, और पोडिया माने लेग या फुट। समझ रहे हो? मतलब कि फॉल्स फुट, वो एक्चुअली फुट तो नहीं है जिसकी मदद से वो चल पा रहा है, फुट तो है नहीं लेकिन वो चल रहा है, तो कैसा हो गया? फॉल्स फुट हो गया। इज इट अ रियल फुट ऑन विच अमीबा इज वॉकिंग? नो, it is the pseudo foot, it is a false foot, it is just the replica of foot which shows the similar function as compared to foot। समझ गए? किसके फुट से कंपेयर कर रहे हैं हम अपने फुट से कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। समझ गए? वैसा तो होता नहीं है, ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल रहा है, तो इसको क्या कह दिया गया? स्यूडोपोडिया, फॉल्स
फॉर मूवमेंट एंड कैप्चरिंग द फूड। अब आएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या फंक्शन है? मूवमेंट और कैप्चरिंग द फूड, मूवमेंट और कैप्चरिंग द फूड। याद रखना, सूडोपोडिया की जगह ये भी लिख सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉल्स फीट इन अमीबा, वो सेम आंसर रहेगा बच्चों, मूवमेंट एंड कैप्चरिंग द फूड। आगे बढ़ते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा जो है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है, ऑब्वियसली जो उससे छोटे होंगे। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। ये क्या कर रहा है? जब कोई सेंस किया पार्टिकल, ये देखिए जैसे ये तो उसने बाहर निकाल दिया, इजेस्टेड वेस्ट है। यहाँ पर देखिए ये फूड पार्टिकल आया तो ये क्या किया, एक प्रोजेक्शन इसने इधर निकाल दिया। और हाँ बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा कि एक ही समय पर किसी भी डायरेक्शन में ये अपने सूडोपोडिया निकाल सकता है। इधर भी निकाल सकता है, इधर भी निकाल सकता है, इधर भी निकाल सकता है, इधर भी, इधर भी। समझ रहे हो? किधर भी। समझ गए बच्चों? तो ये क्या कर रहा है? फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर रहा है। कैसे? इधर से लाया सूडोपोडिया और इधर से लाया और आकर यहाँ से क्या कर दिया, दोनों सूडोपोडिया को ज्वाइंट कर दिया और ये ट्रैप हो गया फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल क्या हो गया? ट्रैप हो गया, एनगल्फ कर लिया। द फूड बिकम्स ट्रैप इन अ फूड वैक्यूल। और जहाँ जिस वैक्यूल में वो ट्रैप हुआ उसको क्या कहा गया? फूड वैक्यूल। तो कोई पूछे व्हाट इज फूड वैक्यूल? फूड वैक्यूल इज द वैक्यूल ऑफ अमीबा विच इज formed after the engulfing with the help of pseudopodia। समझ गए? अगला है पॉइंट बच्चों, डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। इस फूड वैक्यूल में क्या सिक्रीट कर रहा है फिर वो? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहा है। और ये जूस क्या कर रहे हैं? दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। ये क्या कर रहे हैं? फूड के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? उसको सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो यही तो डाइजेशन हो गया। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस इनटू द सिंपलर सबस्टेंस इज नोन एज डाइजेशन। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। वहाँ से फूड वैक्यूल से क्या हो रहा है? धीरे धीरे डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। द एब्जॉर्ब सबस्टेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ। ये भी पॉइंट नोट करने का है, ठीक है? किस लिए यूज हो रहा है एब्जॉर्ब सब्सटेंस? Absorbed substance is used for growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled out by the vacuole. Vacuole से वो बाहर छोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ से फूड इनगल्फ किया, यहाँ से फूड इनगल्फ किया और ये रहा फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में क्या आया? डाइजेस्टिव जूसेस आए। फूड वैक्यूल में क्या आया बच्चों? फूड वैक्यूल में क्या आया? डाइजेस्टिव जूसेस। इसने क्या किया? फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ से क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गई। और एब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड पार्टिकल क्या हुआ? इजेस्ट कर दिया। जो प्रोसेस जैसे हम डिफिकेट करते हैं सुबह सुबह जब हल्के होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा गया? डिफिकेशन। और अमीबा में इसको क्या कह रहे हैं? इजेशन, इजेस्टेड वेस्ट। समझ गए? इजेस्टेड वेस्ट। The basic process of digestion of food and release of the energy is the same in all animal। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन किसका? फूड का, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, वो सभी जानवरों में सेम होता है। क्या बेसिक प्रोसेस? कि कॉम्प्लेक्स जो है सबस्टेंस, फूड कॉम्प्लेक्स जो है कंपोनेंट फूड का, उसको
सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, कितने सिंपलेस्ट में, जहाँ तक वो एब्जॉर्ब हो जाए बस हमारी बॉडी में, उतना ब्रेक डाउन कर दो उसको। समझ गए? ये तो हर एक जानवर में सेम है। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करना, और उसके बाद रेस्पिरेशन की मदद से एनर्जी रिलीज करवाना फूड से। ये क्या है? सभी जानवरों में सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आने वाले चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे कि कैसे जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तो ज़्यादा नहीं करता है, सिर्फ सॉल्ट्स कुछ करता है और वाटर करता है एब्जॉर्ब। मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पोर्शन में। तो वहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद कैसे दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स तक फूड पहुँचता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। जल्दी अगले वीडियो में इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। ठीक है? गॉट इट बच्चों?